नरेश आहान के रूम में चला जाता है। जेनी एक रात के लिए आहान के साथ रहती है और सुबह होते ही वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहाँ वो उसे क्लाउड पर्ल और उसने नरेश को कैसे ऑफेंड किया उसके बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि क्लाउड पर्ल कहाँ है सिर्फ वो ही जानती है। एक मिस्टीरियस आदमी आहान के पास आता है और उसे कुछ देता है। उस मिस्टीरियस आदमी ने वो चीज आहान के हाथ में दे दी। आहान ने फील किया तब उसे लगा कि वो एक छोटी सी कोई चीज है जो भारी है। आहान समझ गया था कि वो एक तरह का जेमस्टोन है। जैसे ही आहान उसे देखने वाला था उस आदमी ने कहा, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है। मुझे उम्मीद है कि विराट सर इसको संभाल कर रख सकते हैं। मुझे जो सवाल पूछना है वो भी इसके रिगार्डिंग ही पूछना है। उसकी बात सुनने के बाद आहान ने उस चीज को देखा। वो सच में एक जेमस्टोन था जो बहुत चमक रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने ये प्रेशियस स्टोन उसे क्यों दिया था। उसने पूछा, ये क्या है? ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उस मास्क वाले आदमी ने कहा, विराट सर, अगर नरेश चोपड़ा आपसे ये मांगेंगे तो क्या आप उन्हें ये दे देंगे? ये सुनकर आहान ने उसे घूरा और कहा, जब ये तुम मुझे दे रहे हो तो ये मेरा हुआ ना, मैं भला इसे किसी और को क्यों दूंगा? उस आदमी ने कहा, ये भी सच है, पर फिर भी क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? उस आदमी ने मास्क और सनग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए आहान को उसके एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वो नहीं जानता था कि आदमी क्या सोच रहा है। आहान ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि नाराज होते हुए कहा, वो लड़की इस जेमस्टोन की वजह से मेरे और नरेश के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है ताकि वो खुद उससे बच सके और निकल सके। उसे कह देना कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है और गलत आदमी से ही मदद की उम्मीद की है। अब आहान का वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर सुपरमार्केट आ गया था। क्लाउड पर्ल अभी भी आहान के पास था और वो नहीं जानता था कि वो उसका क्या करेगा। जेनी बैठी और उसने एक सांस में सारा पानी पी लिया। इसके बाद वो वहीं सोफे पर लेट गई और सुहाना उठकर बुकशेल्फ के पास चली गई। उसने एक बुक निकाली और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और जेनी वहीं सोफे पर लेटी रही। दोनों इस तरह सुकून से पूरी दोपहर बिता सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुहाना ने 2 पेज ही पलटे थे कि इतने में दरवाजे पर कोई अपने भारी हाथ से खटखटाने लगा। दोनों फ्रेंड्स तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मुसीबत में है। सुहाना लगातार जेनी को देख रही थी और उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। जेनी खुद भी घबराई हुई थी, इसलिए उसने कहा, जल्दी से रूम में आ जाओ। तुम क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ चलो और छुप जाओ। सुहाना ने कहा, नहीं, एक बार वो अंदर आ गए और उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो लोग पूरा घर छान मारेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें देखें और तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जाओ जल्दी। जेनी ने कहा और हाथ पकड़कर सुहाना को उसके रूम में भेज दिया। जेनी ने बहुत काम टोन में कहा, वेट हियर। इसके बाद जेनी लिविंग रूम में आ गई और उन लोगों के अंदर आने का इंतजार करने लगी। वो जानती थी कि अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकती थी। कुछ सेकंड्स में ही घर का दरवाजा टूट गया और जो उस तरफ खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि नरेश चोपड़ा था। जब वो अंदर आया तब उसने देखा कि जेनी सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। उसे वहाँ देखकर नरेश को कोई खास खुशी नहीं हुई। नरेश को देखकर जेनी ने कहा, क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्लाउड पर्ल कहाँ पर है? नरेश ने जवाब दिया, तुम्हें मारने के बाद मुझे वो भी पता चल जाएगा। तुम बिना फिक्र किए मर सकती हो। जेनी हंसने लगी और उसने कहा, वो कहाँ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे मरने के बाद आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नरेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो तेज चलकर जेनी के पास आता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर सोफे से उठाता है और उसे फेंक देता है। जेनी में रेजिस्ट करने की कोई हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सरेंडर कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। जेनी को सीरियस इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं और दर्द की वजह से वो फेंट होने लगती है। नरेश उससे कहता है, तुमने मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचा था, तुम यही डिजर्व करती हो। इतना कहने के बाद नरेश जेनी के पास पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक ही मूव में उसकी जान ले लेगा। जेनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और उसने सोच लिया था कि उसकी लाइफ यहीं तक थी। इस वक्त वो बस ये प्रे कर रही थी कि सुहाना रूम से बाहर ना हो, पर जैसे वो चाहती थी वैसा नहीं हुआ और सुहाना रूम के बाहर आ गई थी। आते ही उसने कहा, उसे मत मारो। नरेश ने आवाज की तरफ देखा तब सुहाना रूम के गेट के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो?
सुहाना ने बहुत हिम्मत की और कहा, मेरा नाम सुहाना वर्मा है। हाँ, मैं इसकी दोस्त हूँ, इसे जाने दो वरना तुम भी नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर नरेश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत फनी जोक सुन लिया था उसने। उसने कहा, तुम कुछ समझती क्या हो? मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। जेनी, जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, वो भी जोर से चिल्लाई, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वो वर्मा फैमिली की बेटी है। सुहाना की बात सुनकर तो नरेश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जेनी की बात से वो कॉशियस हो गया था। वर्मा फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी, पर डेजर्ट एरिया में उनका बहुत नाम था। ऐसा कहा जा सकता था कि डेजर्ट एरिया में उनकी बहुत चलती थी और वहाँ के वो राजा थे। नरेश बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या ये सच में ये वर्मा फैमिली से है? सुहाना ने फर्मली कहा, अगर तुमने इसे जाने दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, वरना तुम मेरे आदमियों से नहीं बच पाओगे। मैं किसी को बुलाकर तुम्हें जान से मरवा दूंगी। सुहाना नहीं जानती थी कि उसमें इतनी पावर कैसे थी, पर अब भी वो उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे रही थी। नरेश ने सुहाना को घूरा और कहा, क्या तुम सच में वर्मा फैमिली से बिलोंग करती हो? अगर ऐसा है तब भी अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इतना बोलने के बाद नरेश अपने पैर पटकते हुए सुहाना की तरफ जाने लगा। वो अपने इस बात को रियलिटी में बदलना चाहता था। सुहाना बहुत डर गई और रूम में घुस गई। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? सुहाना के जाने के बाद जेनी ने कहा, अगर सुहाना को कुछ हुआ तो फिर उसकी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी जान ले लेगी। ये बात सुनकर नरेश ने अपने कदम रोक लिए। वो मुड़ा और वापस जेनी के पास आ गया। उसने बिना वार्निंग के जेनी के गाल पर थप्पड़ मारा और उसे कर्स करने लगा। जेनी ने ये दर्द बर्दाश्त कर लिया था। उसका पूरा चेहरा आग की तरह चल रहा था और उसके होंठ की साइड से खून आ रहा था। वो इस वक्त नरेश को खो रही थी। मन ही मन वो जानती थी कि वो सुहाना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तब भी नरेश को क्लाउड पर्ल नहीं मिल पाएगा। नरेश ने कहा, पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई हो, किसी ना किसी तरह तुम्हारी जान बच ही जाती है। सुहाना ये सब सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जेनी की मदद करना चाहती थी, पर डर की वजह से कांप रही थी और उसका दिल घबरा रहा था। भले ही वो वर्मा फैमिली की बेटी थी, पर वहाँ उसे अब एक डिस्ग्रेस मानते थे। वो हमेशा से इस अपार्टमेंट में रही थी और यहीं पली बढ़ी थी। वो जानती थी कि अगर उसे कुछ भी हो गया तब भी उसकी फैमिली उसके लिए बदला लेने नहीं आएगी, बल्कि उसे हर्ट देकर उन्हें शायद खुशी ही मिलेगी। सुहाना उस परिवार को अपना नहीं मानती थी, पर फिर भी आज उस सरनेम की वजह से उसकी और जेनी की जान बचने वाली थी। वो अपने आप से बड़बड़ाई, वर्मा सरनेम पहली बार मेरे काम आया है। उधर आहान उस जेमस्टोन को गौर से देख रहा था। उसने सोचा कि शायद नरेश इस जेमस्टोन की वजह से जेनी को मारना चाहता था और उसके पीछे पड़ा था। फिर भी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नरेश इतना चीप नहीं है कि जेमस्टोन की वजह से पूरे टाउन में घूमे। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ राज है जो सिर्फ नरेश ही जानता था। आहान जानता था कि उसके और नरेश के बीच में फाइट होना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे वो जेमस्टोन किसी को देने की जरूरत नहीं है। आहान ने उसे बहुत गौर से देखा, पर जब उसे कुछ नजर नहीं आया तब उसने उसे पॉकेट में डाल लिया और सुपरमार्केट से जरूरत का सामान खरीदने लगा। आहान के दिमाग में इस वक्त एक और बात थी। वो जानता था कि नरेश नीतू से डरता था, और उसे कुछ वक्त ये जानने में लगा कि नीतू जा चुकी है। आहान बस अपने आप को तब तक सेफ रखना चाहता था। जैसा आहान ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नरेश को पता चल गया था कि नीतू जा चुकी है, और आहान होटल के पास पहुंच पाता उससे पहले नरेश वहां पहुंच गया था और होटल के बाहर आहान का इंतजार कर रहा था। नरेश इस वक्त दो लड़कियों के साथ खड़ा था, जिसमें से एक को आहान जानता था और दूसरे उसके लिए अनजान थी। इस वक्त उसके लिए ये दोनों लोग जरूरी नहीं थे, बल्कि जरूरी ये था कि नरेश उससे फाइट करने के लिए आया है। नरेश ने टॉन्ट मारते हुए कहा, कल रात को तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। आहान ने पहले जेनी को देखा। उसने नरेश को बता दिया था कि आहान अकेला है और उसके साथ कोई ग्रैंड मास्टर लेवल की लड़की नहीं थी। जेनी ने गेट की वजह से आहान से नजरें चुरा ली थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तुमने दीपाक्षी को तो कुछ नहीं किया ना? आहान जानता था कि नरेश को दीपाक्षी के दादाजी ने उसे वापस घर लाने के लिए अपॉइंट किया था।
इस वक्त तुम्हें दीपाक्षी की नहीं बल्कि अपने फिक्र करनी चाहिए। आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है। नरेश ने कहा। आहान के कुछ कहने से पहले ही नरेश उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागा। आहान के हाथ में इस वक्त सामान था, इसलिए उसने वो सामान फेंक दिया और नरेश से अटैक के लिए तैयार हुआ। आहान ने जैसे ही पंच डॉज किया, वो एक कार पर लगा और कार में अलार्म बजना शुरू हो गया। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तब आहान ने कहा, हमें यहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। नरेश ने गुस्से में कहा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो। वो लगातार आहान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। आहान ने कहा, मुझे सबके सामने फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी खाली जगह पर भी फाइट कर सकते हैं। वो भी नरेश के अटैक्स को डॉज करते हुए कह रहा था। नरेश ने कहा, ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा और हम दोनों रुक जाएंगे। इसके बाद हम किसी खाली जगह पर जाकर फाइट करेंगे। क्या ये दोनों की कोई चाल है या फिर वो 3 के काउंट पर रुक जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए